जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों, आज है संडे और संडे में बिहार डीएलएड का हम लोग सुपर फर्स्ट रिवीजन का एक और नया सीरीज लेके आ गए हैं। तो चलिए साथियों, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, ताकि आपका कितना स्कोर होगा, आप कितना नंबर ला रहे हैं, आप हम लोगों को लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न में। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, फटाफट आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलेगा और लास्ट में आप लोग को बताना है साथियों। देखिए, पहला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिका, जिसको आरबीसी कहा जाता है, को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, आरबीसी तो कहा जाता ही है, साथ में उसको और किस नाम से जाना जाता है प्रिय साथियों, आप लोग बताइए। क्या उसको एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, या फिर प्लेटलेट्स के नाम से, या फिर ल्यूकोसाइट्स के नाम से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, आज संडे है, इसलिए आज आप लोगों का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ फटाफट आप लोग अपना जवाब देते चलें और अपना स्कोर काउंट करते चलें। तो देखिए, आपका आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहले सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, सवाल दूसरा आपका है कि कौन कौन सा धातु रक्त को थक्का जमाता है। बताइए, कौन सा धातु है जो रक्त को थक्का जमाता है? क्या आपका सोडियम धातु है, या पोटेशियम धातु है, या कैल्शियम धातु है, या फिर लोहा है? साथियों बताइए फटाफट कि कौन सा धातु आपका रक्त को थक्का जमाता है। तो देखिए साथियों, आपका जो कैल्शियम धातु है ना, कैल्शियम, ये क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलेंगे दो के बाद तीसरे प्रश्न में, आज के सेशन का तीसरा प्रश्न, और फटाफट रिवीजन करते चलिए आप लोग। देखिए साथियों, तीसरा प्रश्न है कि भोजन पकाने के लिए किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। बताइए कि भोजन को पकाने के लिए किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। क्या साथियों अवरक्त विकिरण का, या फिर सूक्ष्म तरंग विकिरण का, या फिर अवरक्त और सूक्ष्म तरंग विकिरण का, या फिर साथियों सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण का? फटाफट जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए, आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि भोजन को पकाने के लिए सूक्ष्म तरंग विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सूक्ष्म तरंग विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तीन के बाद चौथा प्रश्न में, तीन के बाद चौथा प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न संख्या 4 है कि अदीप्त वस्तु का एक उदाहरण है। यहाँ पे खाली जगह में आपको बताना है कि आपका अदीप्त वस्तु का उदाहरण चंद्रमा है, या फिर जलती हुई मोमबत्ती है साथियों, या फिर जलता हुआ बिजली का बल्ब है, या फिर सूर्य है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए, अदीप्त वस्तु का उदाहरण कौन हो जाएगा? आपका चंद्रमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? चंद्रमा। यानी अदीप्त किसको बोलते हैं? जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है साथियों। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 4 के बाद पाँचवा प्रश्न में। अब पाँचवा प्रश्न देखिए, आप लोग फटाफट आप लोग जवाब देते चले और अपना स्कोर काउंट करते हुए भी चलें। देखिए, क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना मीटर पर सेकेंड होती है? बताइए साथियों। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना मीटर पर सेकेंड होती है? क्या 3 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर साथियों 3 गुना 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 गुना 10⁻9 मीटर पर सेकेंड? तो फटाफट जवाब दीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल। तो देखिए, आप सबको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 5 के बाद छठे प्रश्न में चलेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 6 आपका है, रुकिएगा। देखिए 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है? बताइए, कौन सी ऊर्जा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है साथियों? क्या आपका रासायनिक ऊर्जा जिम्मेदार होती है, या विद्युत ऊर्जा जिम्मेदार होती है, या ध्वनि ऊर्जा, या फिर ऊष्मा ऊर्जा? तो देखिए साथियों कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बहुत आसान से सवाल था। कौन हो जाएगा? आपका ध्वनि ऊर्जा जिम्मेदार होती है। कौन? ध्वनि ऊर्जा जो है साथियों, ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते हुए चलें। तो साथियों चलिए 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। फटाफट आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। देखिए, 7वां प्रश्न आपके सामने में है कि बोल रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? बताइए कि सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा आती है वो किस रूप में आती है? क्या साथियों ध्वनि ऊर्जा के रूप में आती है, या तापीय ऊर्जा, या फिर आपका विद्युत ऊर्जा, या फिर विकिरणीय ऊर्जा के रूप में आती है? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए साथियों, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा विकिरणीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? विकिरणीय ऊर्जा। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपका सूर्य से पृथ्वी तक जो किस रूप में ऊर्जा आती है? तो विकिरण रूप में ऊर्जा आती है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए, अगर आप लोग को फटाफट लग रहा है तो आप लोग ना, जब भी क्वेश्चन आएगा उसको आप रोक दीजिएगा, रोक करके उसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि पंखा चलाने के लिए किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण की आवश्यकता होती है? बताइए, पंखा चलाने के लिए किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण की आवश्यकता होती है? क्या साथियों रासायनिक से यांत्रिक,
या फिर विद्युत से यांत्रिक, या फिर तापीय से विद्युत, या फिर साथियों प्रकाशीय से रासायनिक। फटाफट जवाब दीजिए कि पंखा चलाने के लिए किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए साथियों, पंखा चलाने के लिए क्या हो जाता है कि विद्युत से यांत्रिक हो जाता है। क्या होता है? विद्युत से यांत्रिक हो जाएगा, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपका देखिएगा क्या बोल रहा है कि बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, यानी बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में रहती है। क्या साथियों? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, या फिर रासायनिक ऊर्जा के रूप में, या फिर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, या फिर परमाणु ऊर्जा के रूप में। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि बैटरी में ऊर्जा किस रूप में जमा रहता है साथियों। तो देखिए बैटरी में जो ऊर्जा है ना वो आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में, किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा रहता है। किस रूप में साथियों? रासायनिक ऊर्जा, यानी 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। और देखिए आप लोग अपना ना स्कोर काउंट करते हुए भी चले, क्योंकि लास्ट में आपको बताना है साथियों आपका स्कोर कितना हुआ, इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। चलेंगे अगला प्रश्न, और 10वां प्रश्न आपके सामने में क्या है कि भोजन करने पर शरीर किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करता है। बताइए, भोजन करने पर शरीर किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करती है। क्या विद्युत ऊर्जा प्राप्त करती है, या रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करती है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा साथियों, या फिर ध्वनि ऊर्जा। फटाफट जवाब दीजिए कि भोजन करने पर शरीर किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करती है। तो देखिए साथियों, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद कौन सी ऊर्जा? तो रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा साथियों? रासायनिक ऊर्जा, यानी इस सवाल का भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 10 सवाल हो गया, बढ़ते हैं 10 से आगे। अब हम लोग फटाफट 10 के बाद 11वां सवाल। देखिए 11वां सवाल आपका है कि ऊष्मा को किस में मापा जाता है। बताइए, ऊष्मा को किस में मापा जाता है। क्या डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है साथियों, या फिर कैलोरी या फिर जूल में मापा जाता है, या फिर ऑप्शन सी केल्विन में, या फिर ऑप्शन डी मीटर में मापा जाता है। फटाफट जवाब दीजिए कि ऊष्मा को किस में मापा जाता है। तो देखिए साथियों, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा बी, यानी ऊष्मा को कैलोरी या फिर जूल में मापा जाता है। किसमें? कैलोरी या फिर जूल में मापा जाता है। किसको? ऊष्मा को, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में। 11 के बाद 12वां प्रश्न, चलिए देखिए 12वां प्रश्न आपका है कि तापमान, रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। देखिए क्या है कि तापमान जो है किसका माप है। बताइए, तापमान किसका माप है। क्या वस्तु के कुल ऊष्मा का माप है, या फिर अणुओं के गतिज ऊर्जा का औसत माप है साथियों, या फिर ऊर्जा का कुल संचय है, या फिर द्रव्य का घनत्व। बताइए तापमान किसका माप है। तो देखिए साथियों, तापमान जो आपका है वो हो जाएगा अणुओं के गतिज ऊर्जा का औसत माप हो जाएगा। किसका? अणुओं के गतिज ऊर्जा का औसत हो जाएगा साथियों। किसका माप हो जाएगा? अणुओं के गतिज ऊर्जा का औसत, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने में कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है। बताइए, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है। क्या पहला ऑप्शन है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, या फिर साथियों निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर होता है, या फिर द्रव्यमान के आधार पर, या फिर साथियों घनत्व के आधार पर। तो देखिए साथियों, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है ना वो आपका हो जाता है उच्च तापमान से, कहाँ से? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। किधर साथियों? उच्च से निम्न की ओर होता है। किसका? आपका ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में चलेंगे। चलिए फटाफट देखिए 14वां प्रश्न आपके सामने में है कि तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताइए, तापमान यानी टेम्परेचर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, या थर्मामीटर का, या फिर एनीमीमीटर का, या फिर साथियों हाइड्रोमीटर का। फटाफट जवाब दीजिए कि देखिए तापमान को मापने के लिए ना किसका? थर्मामीटर का। किसका साथियों? थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 14वां प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न में। देखिए 15वां प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही वाला कथन ढूंढ के निकालना है। क्या पहला ऑप्शन है ऊष्मा एक बल है, दूसरा देखिए क्या साथियों तापमान ऊर्जा का मापन है, या फिर तीसरा जो ऑप्शन सी जो है कि ऊष्मा और तापमान दोनों समान है, या फिर साथियों ऊष्मा का प्रवाह निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर होता है। तो देखिए साथियों ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊष्मा का प्रवाह निम्न तापमान से नहीं बल्कि उच्च से निम्न की ओर होता है। थोड़ी देर पहले हम लोग जाने। तो देखिए इसका सही कौन सा हो जाएगा। तो आपका 15 नंबर का सही हो जाएगा कि तापमान क्या है साथियों? तापमान ऊर्जा का मापन है। किसका है? तापमान ऊर्जा का मापन है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका 15 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने में कि विद्युत धारा
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? बताइए आप लोग, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? क्या वोल्ट होगा, या ओम होगा, या एम्पियर होगा, या फिर वाट होगा? तो देखिए ये प्रश्न देखने के बाद ही सब कोई इसका सही से जवाब देने लग गए हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? वो आपका एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यानी 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि विद्युत धारा किस कारण उत्पन्न होती है? विद्युत धारा जो है वो किस कारण उत्पन्न होती है बताइए? क्या तापमान के कारण उत्पन्न होती है, या फिर विद्युत दबाव के कारण उत्पन्न होती है, या फिर घर्षण के कारण साथियों, या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है? फटाफट जवाब दीजिए कि विद्युत धारा किस कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए साथियों, विद्युत धारा जो है वो आपका विद्युत दबाव के कारण, किसके कारण? विद्युत दबाव के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बताइए अब तक आप लोग का कितना सही हुआ। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में। देखिए 18वां प्रश्न आपका है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बताइए वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्या साथियों धारा को मापने के लिए, या विभवांतर को मापने के लिए, या फिर प्रतिरोध को मापने के लिए, या फिर साथियों शक्ति को मापने के लिए? फटाफट जवाब दीजिए कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए आप सबको पता है कि वोल्ट मीटर जो साथियों वो आपका विभवांतर, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, यानी विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने में कि विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताइए विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्या चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, या फिर विद्युत प्रेरण सिद्धांत पर, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा पर, या फिर धारा चुंबकीय बल पर? फटाफट जवाब दीजिए साथियों कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए आपका विद्युत मोटर जो है वो आपका चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? आपका विद्युत मोटर, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न। 19 के बाद 20वां प्रश्न साथियों, फटाफट चलेंगे हम लोग फटाफट। 19 के बाद 20वां प्रश्न देखिए आपका क्या है कि विद्युत चुंबक, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहता है, बनाने के लिए आवश्यक है, यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए आवश्यक है, यानी किसकी जरूरत पड़ती है? क्या साथियों अस्थायी चुंबक की, या फिर लोहा की कोर और तार की, या फिर लकड़ी और तार की, या फिर प्लास्टिक और बैटरी की? बताइए साथियों विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए साथियों विद्युत चुंबक बनाने के लिए ना लोहा की कोर और तार की आवश्यकता होती है। किसकी? लोहा की कोर और तार की आवश्यकता होती है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, यानी सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 20 के बाद 21वां प्रश्न। देखिए 21वां प्रश्न आपका क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध उचित है? आपको ना रिलेशन देखना है, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, यानी कौन सा संबंध उचित है। क्या आपका साथियों गति बराबर दूरी गुना समय, या फिर गति बराबर दूरी बटे समय, या फिर गति बराबर समय बटे दूरी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? देखिए साथियों आपको पता है ना कि 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी गति बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? गति बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। चलेंगे इसके बाद तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 21 के बाद 22वां प्रश्न में। तो आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले, लास्ट में बताना है साथियों। देखिए इससे आपको पता चलेगा ना कि आपकी तैयारी अब तक कितनी हो चुकी है। चलेंगे 22वां प्रश्न कि न्यूटन की गति के पहले नियम को खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। बताइए न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? क्या साथियों परिमाण का नियम, या फिर प्रतिक्रिया का नियम, या फिर जड़त्व का नियम, या फिर द्रव्यमान का नियम? तो देखिए साथियों आप सबको पता है कि न्यूटन साहब का प्रथम जो नियम है गति का प्रथम नियम, उसको जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न। देखिए 23वां प्रश्न आपका क्या है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को खाली जगह कहा जाता है। बताइए प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को खाली जगह कहा जाता है। क्या उसको औसत चाल कहा जाता है, या औसत वेग साथियों, या फिर त्वरण, या फिर गति? तो देखिए साथियों इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा क्या? त्वरण हो जाएगा, इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 23 के बाद 24वां प्रश्न। देखिए 23 के बाद आपका 24वां प्रश्न, रुकिएगा सर, हाँ अब ठीक है। 24वां प्रश्न आपका क्या है कि गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, ठीक है, जब
बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। देखिए जब आप बस में चलिएगा, अचानक जब बस ब्रेक मारती है ना तो आप आगे की ओर चले जाते हैं, तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। क्या साथियों न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, या फिर न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा, या फिर साथियों न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, या फिर संवेग के संरक्षण सिद्धांत द्वारा। फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए इस तरह का जो भी घटना होता है ना साथियों, ये आपका हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के पहले नियम द्वारा हो जाएगा। यानी 24 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न। 24 के बाद 25वां प्रश्न देखिए आपके सामने में है कि जूतों के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। जूतों के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? क्या पहला ऑप्शन है कि जूतों को अधिक सुरक्षा देने के लिए, या फिर घर्षण को कम करने के लिए, या फिर साथियों घर्षण को बढ़ाने के लिए, या फिर जूते की आयु बढ़ाने के लिए। तो देखिए साथियों जूतों के सोल को ना खांचेदार इसलिए बनाया जाता है ताकि आप घर्षण को बढ़ा सके। यानी घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? जूते के सोल को खांचेदार बनाया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 25 के बाद 26वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 26वां प्रश्न क्या है आपका कि सेरीकल्चर जो है का संबंध किससे है। आप लोग फटाफट बताइए। क्या उसका रेशम की पालन से है, या फिर मछली पालन से है, या फिर कृषि से है साथियों, या फिर मुर्गी पालन से है। तो देखिए सेरीकल्चर का जो संबंध है ना साथियों, वो आपका हो जाएगा रेशम कीट पालन से। किससे? रेशम कीट पालन से हो जाएगा। यानी 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 26 के बाद 27वां प्रश्न। देखिए 27वां प्रश्न आपका बहुत आसान प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। क्या साथियों उसमें लैक्टिक एसिड होता है, या फॉर्मिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड, या सिट्रिक एसिड। तो देखिए साथियों मधुमक्खी के डंक में ना आपका फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड होता है मधुमक्खी के डंक में। और फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इस बात को भी आप जानते हैं साथियों। क्या बोला था उसको? मिथेनोइक एसिड। यानी सवाल का आपका जवाब हो जाएगा 27 का बी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 27 के बाद 28वां प्रश्न में। देखिए 28वां प्रश्न आपका क्या है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताइए रक्त का पीएच मान कितना होगा। क्या 6.8 होगा, या 7.0, या फिर 7.4, या फिर 8.0। तो देखिए साथियों रक्त का पीएच मान हो जाता है आपका 7.4 हो जाता है। कितना? 7.4 हो जाएगा रक्त का पीएच मान। रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, रक्त का पीएच मान कितना होगा साथियों? 7.4 हो जाएगा। 7.4 आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यानी 28 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलेंगे 28 के बाद 29वां प्रश्न फटाफट। देखिए 29वां प्रश्न आपका क्या है कि किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। बताइए किसके जमा हो जाने के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। क्या साथियों एसिटिक एसिड, या फिर लैक्टिक एसिड, या सिट्रिक एसिड, या फॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए साथियों आपका क्या हो जाएगा, जो लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण क्या हो जाता है? मांसपेशियों में थकान होती है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 29 के बाद 30वां प्रश्न। देखिए 30वां प्रश्न आपका क्या है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए पेट में कौन सा अम्ल होता है। क्या आपके पेट में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फिर एसिटिक अम्ल होता है। फटाफट बताइए साथियों। तो देखिए आपके पेट में ना कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा साथियों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आपके पेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी ऑप्शन सी होता है साथियों। चलेंगे 30 के बाद 31वां प्रश्न में चलेंगे। 30 के बाद 31वां प्रश्न देखिएगा 31 प्रश्न है आपका क्या है कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। फटाफट बताइए। क्या +2, या फिर +3, या फिर +4, या फिर +6। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों। तो साथियों देखिए इसमें आपका कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कितना? +3। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 31 का आंसर हो जाएगा क्या साथियों? बी हो जाएगा। चलेंगे 31 के बाद 32वां प्रश्न में चलेंगे। रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग। अब ठीक है साथियों, रुकिए थोड़ा सा। 32वां प्रश्न देखिए आपके सामने में कि हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है। बताइए हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है। क्या आपका बैरोमीटर है, या फिर कमानीदार तूला है, या थर्मामीटर है, या फिर स्पिग्मोमेनोमीटर है। तो देखिए साथियों हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? कमानीदार तूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमानीदार जो तूला है ना साथियों, ये आपका क्या होता है? हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण है। यानी 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 32 के बाद 33वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 33वां प्रश्न आपके सामने में है। बोल रहा है कि
यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? बताइए सबसे बड़ा संघ कौन सा है? क्या आपका मोलस्का है, या फिर ऑर्थ्रोपोडा है, या कॉर्डेटा है, या एनिलिडा है? फटाफट जवाब दीजिए साथियों 33 का। तो देखिए 33 का क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा अगर संघ की बात की है तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऑर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा? ऑर्थ्रोपोडा हो जाएगा। यानी 33 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 33 का क्या होगा साथियों? बी हो जाएगा। चलेंगे 33 के बाद 34वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 34वां प्रश्न आपके सामने में है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? बताइए एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? क्या Al2O3 हो जाएगा, या फिर AlO3 हो जाएगा, या Al2O4, या फिर AlO3? तो देखिए साथियों एल्युमिनियम ऑक्साइड का आपका सूत्र क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। Al2O3 हो जाएगा। यानी 34 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 34 के बाद 35वां प्रश्न। देखिए 34 के बाद चलेंगे हम लोग 35वां प्रश्न में। 35वां प्रश्न देखिए आप लोग, बोल रहा है कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्या उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, या संघनन कहेंगे, या फिर गलन कहेंगे, या वाष्पीकरण कहेंगे? फटाफट जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए ठोस से आप उसको द्रव में बदल रहे हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उसको गलन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मेल्टिंग यानी गलना, जिसको गलन बोलेंगे। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 35 के बाद 36वां प्रश्न। 35 के बाद 36वां प्रश्न देखिए आपके सामने में है। बोल रहा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या यकृत हो जाएगा, या अग्नाशय, या अमाशय, या फिर वृक्क? तो देखिए साथियों हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपका यकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यकृत जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी 36 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो बताइए आप लोगों का स्कोर अब तक कितना हुआ है? 36 के बाद आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न में। देखिए 37वां प्रश्न आपके सामने में है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहेंगे? क्या उसको इंजन कहेंगे, या जनित्र कहेंगे, या चल कुंडली मोटर कहेंगे, या फिर विद्युत कोष जिसको बैटरी कहा जाता है? तो साथियों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है उसको कहा जाता है आपका विद्युत कोष, जिसको बैटरी कहा जाता है साथियों। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 37 के बाद 38वां प्रश्न में चलेंगे। 37 के बाद 38वां प्रश्न आपके सामने में कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? बताइए आनुवंशिकी के जनक कौन है? क्या चार्ल्स डार्विन, या ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर जेम्स वाटसन, या फिर लुई पास्चर? फटाफट बताइए कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो देखिए साथियों आनुवंशिकी के जनक ना ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये आनुवंशिकी के जनक है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 38 के बाद 39वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 39वां प्रश्न आपका है, क्या बोल रहा है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए आप लोग, क्या न्यूटन साहब दिए थे, या फिर गैलीलियो गैलीली दिए थे, या फिर आर्किमिडीज साहब दिए थे, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन? तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए साथियों उत्प्लावन का जो सिद्धांत है वो आपका आर्किमिडीज साहब। कौन? आर्किमिडीज साहब दिए थे उत्प्लावन का सिद्धांत। यानी 39 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलेंगे बढ़ेंगे 39 के बाद 40वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों। तो बताइए आप लोग कैसा लग रहा है आज का सेशन। देखिए 40वां प्रश्न है आपका कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? क्या Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड, या पोटेशियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? बताइए साथियों धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या बताइए इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर छोड़ दें। तो देखिए साथियों ये रहा आप लोगों का होमवर्क, ये क्वेश्चन आप लोगों का रहा होमवर्क। अगर आपका सही होगा तो 1 नंबर आप काउंट कर लीजिएगा, नहीं होगा तो काट दीजिएगा। तो इस नंबर को ना आपको क्या करना है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र यानी 40 का क्या आंसर होगा उसको लिख करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट। और देखिए इसको बताने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि इस 40 में से आपका कितना स्कोर हुआ। देखिए हर दिन आप लोग को पूछते लेकिन बताते नहीं हैं, आपको बताना है पेन कॉपी में नोट करने के बाद कि 40 में से कितना हुआ। देखिए ज़्यादा आए कम आए उससे आपको घबराना नहीं है। अगर कम आ रहा है तो उससे हमको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है, इसका मतलब है कि तैयारी को और बढ़ाने का ज़रूरत है। और ज़्यादा आ रहा है तो इस बात से हम लोगों को और ज़्यादा खुश नहीं होना है साथियों, क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन में आप जितना तैयारी कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइए मत, तैयारी करते रहें, हम लोग आप लोगों के साथ हैं, मेहनत करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। एक बार सबको बोल दीजिए।